नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका महारू राजस्थान में। तो बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का शुरुआत करते हैं। जयपुर की रैली में राहुल गांधी के भारत को हिंदुओं का देश बताने और हिंदू बनाम हिंदुत्व की नई परिभाषा पर अब विवाद हो गया है। बीजेपी के बाद एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है और ओवैसी सहित कई नेताओं के बयानों के बाद रविवार देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सफाई देने के अंदाज में ट्वीट किया। ओवैसी ने राहुल गांधी के बयान के बाद ट्वीट में लिखा, राहुल और कांग्रेस हिंदुत्व के लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। अब वे बहुसंख्यकवाद की फसल काटना चाहते हैं। 2021 में हिंदुओं को सत्ता में लाने का सेक्युलर एजेंडा है। वाह, भारत सब भारतीयों का है, अकेले हिंदुओं का नहीं। भारत सभी मतांतरों को मानने वालों और नहीं मानने वालों का भी देश है। ये बड़ी बातें ट्वीट करके असदुद्दीन ओवैसी ने कही और उसके बाद देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिंदू वाले बयान पर सफाई के टोन में एक ट्वीट किया। गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा कि सत्य, अहिंसा, प्यार, भाईचारा और सहिष्णुता को मानने वाला व्यक्ति हिंदू है। हिंदू किसी से नफरत नहीं करते और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हिंदुत्ववादी हिंसा, असहिष्णुता और घृणा फैलाने में भरोसा रखते हैं। हिंदू और हिंदुत्ववादी में वही अंतर है जो गांधी जी और गोडसे में था। गहलोत ने आगे लिखा कि असल मायने में हिंदू सत्य, अहिंसा और सद्भाव में विश्वास रखता है। कट्टरता और चरमवाद किसी भी धर्म में स्वीकार्य नहीं है। राहुल गांधी की सोच है कि हिंदू धर्म के मूल स्वरूप को बिगाड़कर हिंदुत्ववाद के नाम पर बीजेपी आरएसएस के द्वारा की जा रही नफरत और हिंसा की राजनीति का देश हित में अंत होना चाहिए। राहुल गांधी ने पहली बार कहा कि यह देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। ओवैसी ने इसी को मुद्दा बनाते हुए मुस्लिम अल्पसंख्यक वोटर्स को टारगेट किया है। कई प्रदेशों में मुस्लिम कांग्रेस का परंपरागत वोट माना जाता है और ओवैसी ने इसी वोट को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा और हिंदुओं का देश बताने पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस के नेता भी मुस्लिम समुदाय में राहुल के बयान का रिएक्शन अब फिलहाल जांच रहे हैं। तो कांग्रेस की जयपुर रैली के बाद एक बार फिर अब राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इस सप्ताह बड़ी तादाद में नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियां देने की संभावना है और 3 साल से खाली बोर्ड, निगमों और आयोगों में अध्यक्ष बनाकर विधायकों को राजी करने पर विचार चल रहा है। संसदीय सचिव बनाए जाने पर भी इसी सप्ताह फैसले के आसार हैं। कांग्रेस की रैली के कारण यह काम अटक गया था, जिसे अब फिर से गति मिलने के आसार हैं। 17 दिसंबर को गहलोत सरकार की तीसरी वर्षगांठ है और इसी के आसपास संसदीय सचिवों की नियुक्ति के साथ ही बोर्ड निगमों में अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। तो मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद कई विधायक नाराज हैं। उन्हें अब बोर्ड निगमों में अध्यक्ष बनाकर या संसदीय सचिव बनाकर राजी किया जाएगा। वहीं बसपा से कांग्रेस में आए 5 में से 3 विधायकों को खाली पड़े बोर्डों में अध्यक्ष बनाया जा सकता है। 1 से 2 को संसदीय सचिव बनाया जा सकता है। निर्दलीयों और कांग्रेस विधायकों को भी एडजस्ट किया जाएगा। सरकार बने 17 दिसंबर को 3 साल पूरे हो रहे हैं। बोर्ड, निगमों और आयोगों में अध्यक्ष सदस्यों के पद 3 साल से खाली चल रहे हैं। इनमें नेताओं को अध्यक्ष सदस्यों के पदों पर एडजस्ट किया जाएगा और राजस्थान पर्यटन विकास निगम, आरटीडीसी, राजस्थान राज्य बीज निगम, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति, लघु उद्योग विकास निगम, बुनकर सहकारी संघ, मेला विकास प्राधिकरण, जयपुर, जोधपुर, अजमेर विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष पद, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति में उपाध्यक्ष और सदस्य, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ वॉलंटरी सेक्टर, इन सब विभागों में समायोजित करने के बाद पूरे राजनीतिक समीकरण हैं ये जो सेट किए जाएंगे और जो विधायक नाराज चल रहे हैं या दूसरे दलों से आए हैं उनको एक तरीके से साधा जाएगा और आगामी रणनीति की ओर आगे बढ़ा जाएगा। तो कांग्रेस की सर्वोच्च वर्किंग कमेटी के सदस्य रघुवीर मीणा का कहना है कि कांग्रेस में सभी नेताओं को पद को महत्व देने के बजाय संगठन के लिए काम करना चाहिए। कांग्रेस में चेहरे के बजाय पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है और सरकार के 3 साल पूरा होने और मंत्रिमंडल गठन पर बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जाने वाले रघुवीर मीणा ने सचिन पायलट को लेकर भी खोलकर बात की। उन्होंने पायलट को पार्टी के लिए महत्वपूर्ण बताया, साथ ही पायलट को संगठन को सबसे ऊपर रखने की नसीहत भी दे डाली। इस दौरान मीणा बीजेपी पर भी बोले, राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई होती है, एक सीमा तक होती है, लेकिन उसके बाद सब मिलकर फैसले करते हैं। एक दौर आया था जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच वर्चस्व की लड़ाई हो गई थी। हाईकमान प्रभारी महासचिव ने संतुलन बनाने की कोशिश की और
12 दिसंबर की रैली के बाद संगठन और राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए जो असंतोष थोड़ा बहुत है उसे भी खत्म कर देंगे। ये बड़ी बातें रघुवीर मीणा की तरफ से कही गई हैं। सचिन पायलट ने काफी मेहनत की, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी थी कि वे युवा हैं और भागादौड़ी कर प्रदेश में माहौल बनाएंगे, और उन्होंने किया भी। उन्होंने कहा कि मैं भी यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना, मैंने ये सोचकर पद नहीं लिया था कि हमें आगे जाकर कुछ बनना है। उन्होंने निश्चित तौर पर रिजल्ट दिया है, पार्टी ने उनको मान सम्मान हमेशा दिया है। आज यूपी में उनको जिम्मेदारी दी है, प्रियंका गांधी के साथ बराबर लगकर वो काम कर रहे हैं। और आज देश में जो माहौल बनाया गया है कि डर का माहौल पैदा कर भय फैलाकर शासन किया जा रहा है। सचिन पायलट को साथ में इसलिए रखना चाहिए कि उनकी उम्र है, उनके पिता ने संगठन में काफी नाम कमाया है, और सचिन पायलट को साइड में रखकर काम करने से कुछ ज्यादा हासिल हो जाएगा ऐसा नहीं है। लेकिन यहां कांग्रेस पार्टी में व्यक्ति को आगे रखने की परंपरा कम रही है, सामूहिक प्रयास में ज्यादा विश्वास किया जाता है। और कांग्रेस में अगर किसी व्यक्ति ने अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश की है तो वो साइड या फिर किनारे हो गया है। नटवर सिंह किसी जमाने में बड़े व्यक्ति थे, 10 जनपद के करीबी थे, लेकिन उन्होंने संगठन के साथ अगर कोई गलती की तो वो साइड हो गए। यहां व्यक्ति नहीं, संगठन बड़ा होता है। रघुवीर मीणा ने ये बड़ी बातें कही हैं। आगे बढ़ते हैं और बात अब कोरोना की। जयपुर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 4 और मरीज मिले हैं, और इसी के साथ राजस्थान में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 13 हो गई है। राजस्थान देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां नए वेरिएंट के सबसे ज्यादा मरीज हैं। 18 मरीजों के साथ महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। पूरे देश में 42 मरीज नए वेरिएंट के मिल चुके हैं। और जयपुर के लिए राहत की बात यह है कि पहले मिले 9 मरीजों की रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है। इनमें से किसी में भी लक्षण नहीं थे। नए मिले 4 पॉजिटिव लोग वही हैं जो पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए परिवार के संपर्क में आए थे। सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटे परिवार के 4 सदस्यों के अलावा इनके संपर्क में आदर्श नगर जनता कॉलोनी का एक परिवार भी आया था, और इसमें 5 लोग पहले ओमिक्रॉन संक्रमित मिल चुके थे। बाकी के 4 लोगों की रिपोर्ट और पॉजिटिव आई है, और इन संदिग्ध लोगों को पिछले दिनों RUHS हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। सीएमएचओ ने बताया कि जिन लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है वे सभी अब घर पर हैं। RUHS में आज की तारीख में एक भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव भर्ती नहीं है, और इन लोगों को पिछले दिनों 5 दिसंबर को भर्ती करवाया गया था। लेकिन भर्ती करवाने के बाद से लेकर छुट्टी देने तक सभी की रिपोर्ट 2 बार से ज्यादा बार नेगेटिव आ चुकी है। उनमें खांसी, बुखार, जुकाम, खराश आदि लक्षण ये नहीं थे, और सभी को 9 दिसंबर को छुट्टी देकर 7 से 10 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया गया था। तो वहीं देश में ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसों की स्थिति देखें तो सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में 18 केस मिले हैं, और इसके साथ ही राजस्थान में 13 मरीज हैं। इसी तरह गुजरात और कर्नाटक में 3-3, दिल्ली में 2, चंडीगढ़, केरल और आंध्र प्रदेश में 1-1 संक्रमित मरीज मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में जितने भी ओमिक्रॉन संक्रमित केस मिले हैं उसमें अधिकांश केस एसिम्प्टोमेटिक हैं। कुछ केस ऐसे हैं जिनमें मामूली लक्षण मिले हैं। राजस्थान में सभी 13 केस एसिम्प्टोमेटिक हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। आटा साटा प्रथा से पोती की शादी कराने की कोशिश में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है, और उसकी लाश घर में ही फंदे पर लटकती मिली है। आरोप बुजुर्ग के 2 बेटों पर लगा है, और दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोप लगाने वाला कोई और नहीं, मरने वाले की बेटी है। तो मामला जोधपुर के भोजासर थाना क्षेत्र का है, और ग्रामीणों ने बताया कि पूनाराम के 4 बेटे हैं। इनमें 2 कुमार हैं, और इनकी उम्र 20 और 23 साल के आसपास है। इनकी सगाई और रिश्ते को लेकर पूनाराम ने अपने बड़े बेटों तेजराम और जेठाराम से बात की थी। उन्होंने आटा साटा रिश्ता करने के लिए अपने एक बड़े बेटे पर दबाव डाला, कहा कि वो अपनी बेटी का रिश्ता कर दे ताकि उसके ससुराल से एक बेटे के लिए बहू लाई जा सके। और पिता के दबाव देने के बावजूद भी बेटे ने अपनी बेटी का आटा साटा रिश्ता करने से इनकार कर दिया। इस वजह से परिवार में कुछ दिन से तनातनी चल रही थी, और कुछ दिन पहले भी दोनों के बीच हुए विवाद को ग्रामीणों ने बैठकर सुलझाया था। मामला फिर गर्मा गया। भोजासर थाना प्रभारी हनुमानाराम बिश्नोई ने बताया है कि पूनाराम की बेटी ने थाने में रिपोर्ट दी है, और बताया है कि 11 दिसंबर की शाम 4 बजे उसके पति के पास उसके भाई का फोन आया था, और कहा कि पिताजी के साथ झगड़ा हो गया है, तुम दोनों बहनें जल्दी गांव आ जाओ। और इसके बाद वो पति के साथ पहुंची, जहां उसके पिता पूनाराम जाट कमरे में फंदे से लटके हुए मिले थे। माता पिता कई बार अपने लड़के की शादी न होने पर यह शर्त रखते हैं कि यदि आप हमें बेटी देंगे तो हम भी अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से कर देंगे। सीधे सीधे शब्दों में समझें तो लड़की के बदले लड़की लेना
और देना ये आटा साटा प्रथा है। तो खबर नागौर से है, जहां लाडनू में 16 साल के नाबालिग को पबजी और फ्री फायर गेम्स की ऐसी लत लगी कि उसने अपने 12 साल के चचेरे भाई की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद लाश को जमीन में गाड़ दिया और इतना ही नहीं, असम में बैठे चचेरे भाई के अंकल को फेक इंस्टाग्राम आईडी से मैसेज भेजकर 5 लाख रुपए की फिरौती भी मांगता रहा। सोमवार सुबह लाडनू पुलिस ने आरोपी नाबालिग को डिटेन कर उसकी निशानदेही पर गांव के तालाब किनारे जमीन में गड़ी हुई लाश बरामद कर ली। फिलहाल लाडनू सीएचसी पर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। दरअसल 8 दिसंबर को धुड़ीला गांव का प्रवीण शर्मा नाम का 12 साल का जो बच्चा है वो अपनी मम्मी का मोबाइल घर से लेकर गायब हो गया था। प्रवीण के चाचा नरेश ने अगले दिन पुलिस थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी और उन्होंने बताया था कि प्रवीण को पबजी और फ्री फायर मोबाइल गेम्स खेलने की आदत थी। इस पर पुलिस ने साइबर तकनीक से प्रवीण की तलाश शुरू कर दी। वहीं इस बीच असम में बैठे प्रवीण के अंकल को एक इंस्टाग्राम आईडी से मैसेज आया कि प्रवीण उसके पास दिल्ली में आ गया है, अगर उसे जिंदा चाहते हो तो 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। परिजनों ने तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने पूछताछ में नाबालिग से जब पूछताछ की तो नाबालिग ने बताया कि वो मोबाइल में गेम खेलता है और उससे लगातार हुई हार से उस पर कर्ज चढ़ गया था। उसे कुछ अन्य लत भी हैं और उसे रुपए की सख्त जरूरत थी। मृतक भी उसके साथ मोबाइल गेम खेलता था। इसके चलते उसने गांव के तालाब के किनारे उसकी गला दबाकर हत्या कर दी, उसका मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया और लाश को उसने दबा दिया। इसके बाद आरोपी नाबालिग ने मासूम के मोबाइल से सिम निकाल कर फेंक दी और फिर इंस्टाग्राम पर एक फेक आईडी बनाई। दूसरे मोबाइल नेटवर्क से हॉटस्पॉट कनेक्ट कर असम में रहने वाले अंकल को फेक इंस्टाग्राम से मैसेज कर फिरौती मांगी। बता दें कि पबजी, फ्री फायर जैसे ऑनलाइन गेम के अपने वॉलेट होते हैं जिन्हें पेटीएम और कार्ड की मदद से रिचार्ज किया जाता है। वॉलेट में मौजूद पैसों की मदद से गेम में अलग अलग लेवल खोले जाते हैं और इसके साथ ही आपके कैरेक्टर के लिए तमाम कपड़े, बंदूक और स्किन तक खरीदी जाती है, जिनकी कीमत कई बार हजारों रुपयों में होती है। इसी तरह ऑनलाइन गेम में भी पैसे डालने पड़ते हैं। आरोपी भी इसी तरह ऑनलाइन गेम में पैसे गंवा रहा था और इसके लिए उसने अपने आसपास के लोगों और दुकानदारों से पैसे उधार ले रखे थे। खबर अलवर से है, जहां बहरोड नारनौल स्ट्रीट हाईवे पर गांव बिजौराबास के पास रविवार शाम को पिकअप की टक्कर से बाइक सवार 23 साल के युवक की मौत हो गई। पुलिस के समय पर नहीं पहुंचने का विरोध इतना बढ़ गया कि 4.5 घंटे तक शव सड़क पर पड़ा रहा और मृतक के परिजनों की चीख पुकार मची रही। स्ट्रीट हाईवे जाम रहने से हंगामा बढ़ता गया। आखिरकार पुलिस ने चीख पुकार के बीच में बल प्रयोग कर शव को हाईवे से हटाया। पुलिस को ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और एक्सीडेंट करीब शाम 5 बजे बताया जा रहा है। 8 बजे तक मौके पर लोगों की भारी भीड़ लगी रही और करीब 1.5 घंटे बाद पुलिस पहुंची थी। पुलिस के समय पर नहीं आने का विरोध हुआ, खूब हंगामा किया गया। आखिरकार पुलिस ने लाठीचार्ज कर शव को बड़ी मुश्किल से वहां से उठवाया और उस समय परिजन हाथ जोड़कर पुलिस से न्याय की भीख भी मांगते रहे। अब ये मामला बहरोड में गरमाता जा रहा है। रात को ही नीमराना डीएसपी महावीर सिंह जाप्ता मौके पर पहुंचे थे। वहीं घटना को लेकर बहरोड के लोगों में गुस्सा है। ग्रामीण पुलिस चौकी से देरी से पहुंचे पुलिस के लापरवाह अधिकारी और पुलिस स्टाफ को हटाने और टक्कर मारकर भागी पिकअप को पकड़ने की मांग पर अड़े थे। मृतक महाराजावास का निवासी माता पिता का इकलौता बेटा था और बताया जा रहा है कि रविवार को वो कहीं जा रहा था और इसी टाइम जब वो स्टेट हाईवे पर बाइक लेकर चढ़ा तो तेज गति से आ रही पिकअप ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और उसका एक साथी करण सिंह घायल हो गया। इसका निजी अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। तो भारत समेत दुनिया भर में कई अनोखी जगह हैं जिनके बारे में जानने पर लोगों को यकीन नहीं होता है। एक ऐसी जगह है जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको इस अनोखी जगह के बारे में बताते हैं जहां पर 70 सालों में कोई भी इंसान मरा नहीं है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। एक ऐसी जगह है जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे, जहां पर 70 सालों में कोई इंसान मरा नहीं है।
और ये सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। अब आप सोचेंगे कि वहां पर कोई रहता ही नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, लोग रहते भी हैं। लेकिन इस अनोखी जगह पर 70 सालों में किसी की भी मौत नहीं हुई है। आइए आपको बताते हैं इस खास जगह के बारे में। ये अनोखी जगह नॉर्वे में है और यहाँ पर कई खूबसूरत जगह हैं, जिसकी वजह से दुनिया के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में शामिल है। और नॉर्वे में इस जगह का नाम लोंग इयरबेन। इस स्थान पर कोई भी मर नहीं सकता है। और इसकी वजह जानकर आपके मन में सवाल खड़ा होगा कि आखिर ऐसा क्यों। और नॉर्वे को मिडनाइट सन के नाम से भी जाना जाता है। और इस देश में मई महीने से लेकर जुलाई महीने के आखिर तक सूर्य अस्त नहीं होता है। यहाँ पर लगातार 76 दिनों तक दिन रहता है और रात नहीं होती। और यहाँ के स्वालबोर्ड में भी सूर्य 10 अप्रैल से 23 अगस्त तक नहीं डूबता है। लोंग इयरबेन में यहाँ के प्रशासन ने एक कानून बनाया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ लोग मर नहीं सकते और यहाँ पर इंसानों की मौत पर बैन लगा कर रखा गया। नॉर्वे के उत्तरी ध्रुव में स्थित लोंग इयरबेन में साल भर भीषण ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर शव सड़ नहीं पाता है। इसकी वजह से यहाँ पर प्रशासन ने इंसानों के मरने पर बैन लगाया हुआ। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस शहर में 70 सालों से किसी की मौत नहीं हुई है। और इस अनोखे शहर में ईसाई धर्म के ज्यादा लोग रहते हैं। और साल 1917 में यहाँ पर एक शख्स की मौत हुई थी जो इन्फ्लुएंजा से पीड़ित था। और उस व्यक्ति के शव को लोंग इयरबेन में दफन किया गया था, लेकिन उसके शव में अभी तक इन्फ्लुएंजा के वायरस है। और इसकी वजह से ही प्रशासन ने यहाँ पर किसी के मरने पर रोक लगा दी है, ताकि शहर को किसी भी महामारी से बचाया जा सके। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, क्या सच में किसी शहर में इंसान के मरने पर बैन है? लेकिन ये पूरी तरह से सच है। और जहाँ पर 70 सालों में किसी इंसान की मौत नहीं हुई है। और इस शहर की आबादी करीब 2000 है। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसे प्लेन से दूसरे स्थान पर पहुँचा दिया जाता है, या फिर उसी स्थान पर मौत के बाद उस शख्स का अंतिम संस्कार किया जाता है। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज।